एक बच्चा अगर फर्स्ट लेवल पे ही है और उसको अभी सिलेबस भी बहुत सारा बचा है, तो वो अभी सिलेबस ख़त्म करे या फिर अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म होने से रहा। आप ड्रॉपर हैं और ऑब्वियस सी बात है बैकलॉग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाने जाते हैं जैसे मेंस के पीवाईक्यूज, तो फिर कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं। तो क्या उस टाइम पीरियड के लिए उसको स्किप कर देना चाहिए या फिर उसको साथ के साथ क्लियर करना चाहिए? डीमोटिवेशन होती है और इतने सारे बच्चे हैं आसपास में जो मेरे से ऊपर लेवल के भी हैं काफ़ी। सर हम 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन डे के एंड में हम उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। आपको क्या लग रहा है 12 घंटे पढ़ के क्या 300 नंबर आ जाएंगे? नहीं, 300 नंबर तभी आएंगे। नोट्स तो ठीक से पढ़ लेता हूँ पर क्वेश्चन करने जाता हूँ तो नींद आ जाती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो सेशन है वो ड्रॉपर के लिए है, और क्योंकि अब जो पहला मेंस है उसमें तकरीबन 6 महीने बच चुके हैं, तो आज जो हमारा सेशन है वो मैं लेकर आया हूं उन ड्रॉपर्स बच्चों के लिए जो अपना अभी तैयारी चालू कर रहे हैं। अब क्योंकि 6 महीने बच चुके हैं, और आज इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको मैथ्स में अगले 6 महीने क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और किस किस तरीके से करनी चाहिए कि आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो चालू करते हैं, और हमारे साथ कुछ ड्रॉपर्स बच्चे भी हैं, तो आज इनके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे, और आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, आप अपने आप को सबसे पहले कैटेगराइज कीजिए कि आप किस मतलब लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं इनको 3 लेवल पे आपको बात करता हूँ, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले लेवल पे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपनी तैयारी बिल्कुल नए सिरे से चालू कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने 11th और 12th बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी लेवल पे बात की हुई है, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा भाई। आपका पहला फोकस होना चाहिए मेंस का पहला अटेम्प्ट और मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। अब इसमें आप अपनी तैयारी है ना, और लेवल 2 में अपन उन बच्चों की बात करेंगे जिन्होंने तैयारी तो करी है आईआईटी की, पर ऑब्वियस सी बात है 11th और 12th में आपने अच्छी तैयारी नहीं करी है ना, मतलब क्लासेस मिस करी है, ठीक है, बैकलॉग आपका बहुत सारा था। तो मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिन्होंने जेई की तैयारी करने का कोशिश करी है पर जेई की तैयारी नहीं करी है। और तीसरे में उन बच्चों की बात करता हूं जिनके परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और जिन्होंने सिर्फ ड्रॉप लिया है अपने एडवांस के लिए, जिनकी मेंस की परसेंटाइल 91% प्लस है, 91 परसेंटाइल प्लस है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो बेसिक्स है इतना ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं होगा, तो मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपके पास एम होना चाहिए कि आप जब भी आपके टीचर्स को जो फॉलो कर रहे हैं, आप उनकी क्लासेस कर रहे हैं, आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कीजिए पहला, और उसके पीवाईक्यू साथ के साथ लगाते जाइए। देखिए, जो जे मीन्स के पीवाईक्यू हैं हर सब्जेक्ट में तकरीबन 120 से 150 के बीच में होंगे। पिछले में 5 या 6 साल की पीवाईक्यू की बात करता हूँ, अगर 10 साल ले लेते हैं तो ये 200 तक भी चल जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज में। तो आपका पहला एम क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए 6 महीने हैं और मैथ्स में तकरीबन मान लीजिए मोटा मोटी 25 आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो 6 महीने में अगर आप दिन गिनेंगे 180 200 मान लेते हैं अपन, 200 दिन है, और तो रोज के आपको तकरीबन 8 दिन के आसपास मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम बिल्कुल खराब मत कीजिएगा आप लोग। आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स, अच्छा नोट्स को याद मत कीजिएगा, नोट्स को समझिएगा कि वो सवाल कैसे सॉल्व हुआ है, और नोट्स के तुरंत बाद आप लोग जेईई मेंस के पीवाईक्यू, जेईई मेंस के पीवाईक्यू इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ रहे हैं उनको इतना अच्छे से पढ़ें कि वापस से उसको पढ़ने की जरूरत न पड़े, सिर्फ रिवाइज करना पड़े पर उसको दोबारा न करना पड़े, मतलब सिर्फ आपने लेक्चर्स देख लिए पर उसके सवाल नहीं किए, तो ऐसे चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं है, मैथ्स में तो नहीं है। तो आप लोग नोट्स प्लस जेईई मेंस के पीवाईक्यू, ठीक है, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करें चैप्टर्स, आइडेंटिफाई चैप्टर्स। देखिए
अब ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। जैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 साल आपने इस पे बहुत टाइम बिताया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जो क्वेश्चन आता है मेंस में बहुत आसान आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक मुश्किल चैप्टर है पर उसका सवाल बहुत आसान आता है। सीक्वेंस सीरीज इसका सवाल आसान आता है, कैलकुलेटिव आता है पर आसान आता है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये बिल्कुल अलग टाइप के चैप्टर्स हैं और एक आसान चैप्टर है जिसके सवाल गलत होने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं, ठीक है। टिग्नोमेट्री अगर आप देखें तो ये एक आसान चैप्टर माना जाता है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, इनको आइडेंटिफाई करें और ये तीनों सब्जेक्ट में आपके लिए होने चाहिए कि आपके ये चैप्टर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर इन चैप्टर्स से आपका सवाल आ जाता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी जितनी भी लड़ाई चल रही है ये इसलिए चल रही है ताकि 6 महीने में हम अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर सकें और पहली जो मेंस है उसमें हम 99 परसेंटाइल प्लस पे फोकस करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पहले मेंस में आपने 99 परसेंटाइल प्लस अगर स्कोर कर लिया तो अब आपका एम सिर्फ एक ही रहेगा, वो है जेईई एडवांस, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा ऐसा नहीं है कि पहले मेंस में अगर आपकी परसेंटाइल कम आती है तो सेकंड मेंस में आप नहीं कर सकते, तब भी कर सकते हैं। पर अपना अभी फोकस क्या है कि हम पहले मेंस में ही अच्छे से हमारी परसेंटाइल को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला नोट्स और जेईई मेंस के पीवाईक्यू, सेकंड आप चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए और हर सब्जेक्ट में तकरीबन 10 से 12, मतलब मैं आपको बोलूं तो 10 से 12 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं और सिर्फ आप उन पे भी फोकस करते हैं तो उनके सवाल गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो 50-50-50 मतलब 150 नंबर तो वैसे वाले होते हैं जो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर आप जितनी मेहनत और करेंगे और आपके स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस है। तीसरा देखिए, आप जेईई मेंस की जो पीवाईक्यू है इतना करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको नया चैप्टर, अब चैप्टर भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होंगे, आप ड्रॉपर हैं तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही होगी कि आप बेसिकली क्या करेंगे भाई, चैप्टर चालू हुआ, टिग्नोमेट्री है, 6 दिन में खत्म हो गया, फिर उसके सवाल करे जब तक अगला चैप्टर चालू हो गया, है ना। ये चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कभी आपको लग रहा है कि इस चैप्टर में मुझे बहुत ज्यादा समय लग रहा है और मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या अब जो मेरा टीचर ने नया चैप्टर चालू कर दिया क्या मैं उसको करूं या पुराने चैप्टर का बैकलॉग करूं? तो देखिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा जो चैप्टर आपका रनिंग है उसका बैकलॉग मत होने दीजिए। पुराने चैप्टर का जो हो रहा है उसको एक्स्ट्रा समय में आप कोशिश करिए कि आपका बैकलॉग क्लियर हो। पर उस बैकलॉग को कवर करने के लिए अगर आप नया बैकलॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपका फिर बैकलॉग कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। और कभी ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश करिए। देखिए छोड़ना भी एक कला है ना, और सही समय रहते अगर आप छोड़ना सीख गए तो आप जिंदगी में बहुत आगे चल जाएंगे, है ना। ये सिर्फ चैप्टर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों पे आप बिल्कुल फोकस करें, ठीक है। तो अब आप लोगों ने आपके पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं और आइडेंटिफाई कर चुके हैं उन चैप्टर्स को जो बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। अगला आपका एम, ठीक है ना, अगला एम आपका यही होना चाहिए कि हमारा सिलेबस कैसे भी करके ये दोनों के साथ मेरा कंप्लीट हो जाए। अगर 6 महीने में आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है इसका मतलब आपने विजय हासिल कर ली है और आप लोगों को अब बस जेईई एडवांस के ऊपर फोकस करने की देर है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आपने ये 6 महीने में कर लिया है तो लास्ट के 15-20 दिन में आप फुल सिलेबस के टेस्ट दे पाएंगे और पहले मेंस में ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बहुत कम होता है क्योंकि तब तक बहुत सारे बच्चों का सिलेबस हो ही नहीं पाता है। तो आपका फोकस बिल्कुल सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सिलेबस कंप्लीट आपको कोशिश करनी है कि कंप्लीट हो जाए, पर कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। मतलब सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं और सवाल नहीं लगा रहे हैं उसे सिलेबस कंप्लीट नहीं कहते हैं। देखिए इन दोनों के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, उसका रीजन है क्योंकि आपके बेसिक्स भी आपको कवर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बेसिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, शुरू के 2-3 दिन आपको बेसिक्स बनाने में लग जाएंगे और फिर जैसे ही आप नोट्स और पीवाईक्यू करेंगे आपके 5-6 दिन इसमें आराम से चले जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टाइम कम और अपना जो सेल्फ स्टडी टाइम है आप लोगों का, है ना, तकरीबन अगर ड्रॉपर हैं आप तो तकरीबन 8-10 घंटे के आसपास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप अपने जेईई की प्रिपरेशन को लेके बहुत सीरियस हैं 6-7 घंटे की क्लासेस होंगी और 10 घंटे अगर आपका सेल्फ स्टडी टाइम नहीं है तो आप वो क्लासेस को ऑब्वियस सी बात है रिवाइज नहीं कर रहे होंगे और अपने सवाल नहीं लगा रहे।
अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिनके 91 परसेंटाइल प्लस हैं, पर इस साल उन लोगों के जैसे मान लीजिए 96, 97, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 96, 97, 98 परसेंटाइल तक हैं, पर उनका एम बस एक बहुत क्लियर है कि हमारा जो कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए या हमारी ब्रांच सीएस या फिर एआई होनी चाहिए। तो उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जिनके बेसिक्स, और मैं तो इसको बोलूँगा 94, 93, 94 के आसपास आप ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे बेसिक्स क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है, हमने 2 साल मेहनत करी है और हमने जो भी पढ़ा है हमें सब आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं एक बार कम से कम, ठीक है, देखिए जो चैप्टर आपने 11th में पढ़ा है उसको 2 साल हो गए या 1.5 साल हो गए। अब 2 साल 1.5 साल पहले की चीज़ ऑब्वियस सी बात है इतना रिकॉल नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पर अब आपका कंप्लीट करने का तरीका इनसे थोड़ा सा अलग होगा। आपको अपने नोट्स प्लस मेंस के पीवाईक्यू, ये तो मस्त है भाई, प्लस एडवांस के पीवाईक्यू, ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल साथ में करना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखिए एडवांस में भी कुछ ऐसे पीवाईक्यू आते हैं जो मेंस में कई बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने क्योंकि मेंस के जो पीवाईक्यू है आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 0 से चालू कर रहे हैं, पर ये लोग जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है 96, 97 अगर कोई परसेंटाइल लाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसने मेहनत तो करी है, ठीक है। थोड़ी मेहनत की कमी रही थी, वो इस साल हम कोशिश करेंगे कि वो कवर हो जाए। तो आपको नोट्स, मेंस के पीवाईक्यू और एडवांस के पीवाईक्यू, ठीक है, या आपका जो मॉड्यूल है ना, देखिए मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि भाई आप 6-7 घंटे तो क्लास कर रहे होंगे, ठीक है ना, उस ऊपर से अपना नोट्स रिवाइज करने में 1 घंटे के 30 मिनट तो लगेगा ही, और फिर मेंस और एडवांस के पीवाईक्यू आप एक पीवाईक्यू करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और जो आपको प्रैक्टिस शीट अगर आप कोई टीचर दे रहा है तो वो शीट बोलता है ये होमवर्क करो, तो ये होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपका तकरीबन, ठीक है ना, 7 घंटे प्लस 3 घंटे हर सब्जेक्ट को वहाँ पे आपको मिलेगा, तो 9, 7, 16 हो गए, और ऑब्वियस सी बात है 7-8 घंटे एक इंसान को नॉर्मल चाहिए होते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका कवर करने का तरीका थोड़ा सा लगे, नोट्स, मेंस के पीवाईक्यू और एडवांस के पीवाईक्यू। अच्छा, फ्लो भी ऐसा ही रखना, बिना नोट्स पढ़े आप कभी भी पीवाईक्यू करने मत जाइएगा, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए है, ये 11th के लिए है, 12th के लिए है, ड्रॉपर के लिए, ठीक है, कि भाई बिना नोट्स पढ़े आप मेंस के पीवाईक्यू करने जाओगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि फिर हर बार नोट्स खोलना पड़ेगा, तो पहले आपको फॉर्मूले पढ़ लेने चाहिए। अच्छा, मैथ्स को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। देखिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो ये इन दोनों लेवल्स पे आते हैं। देखिए थोड़ा मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, आप कई बार सवाल आपको पता है ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, पर सॉल्व हो ही नहीं रहा होता है क्योंकि कैलकुलेशन इतनी मुश्किल होती है। तो आपको लंबे सवाल करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि अब इन बच्चों की मैं बात करूं, अगर ये एडवांस को टारगेट करें तो आपका आईआईटी दिल्ली पेपर बनाने वाला है, और दिल्ली पेपर बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ट्रिकी और कैलकुलेटिव हो सकता है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब मैंने आपके तीनों लेवल के बच्चों की बात कर ली है, आपको किस तरीके से अपने 6 महीने देने हैं वो इस तरह। अच्छा, आपका जो प्लानर है वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए अपने कोचिंग से, ठीक है। आप जिनकी भी क्लासेस करें, जिन टीचर्स की क्लासेस करें, उन्हीं से बिल्कुल आपका अलाइन होना चाहिए। आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑफलाइन के हिसाब से अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके क्लास में चल रहा है टिग्नोमेट्री और आप लोग लेके बैठ गए क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये सब मत कीजिएगा, उसमें होता क्या है, आपका डबल टाइम खराब होगा और ऊपर से आप उसमें होमवर्क नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर कुछ और दे रहा है और आप कुछ और कर रहे हैं, और फिर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिस्टमेटिक प्लान है ना। इस बीच में जितने भी त्यौहार आएंगे, ठीक है, आप लोगों को उनको भूलना पड़ेगा। क्यों? अगर आप दिवाली मनाने जाए 3-4 दिन चले गए तो वो बहुत आपके लिए क्रिटिकल हो जाएंगे। आपके पास तकरीबन 180-190 दिन है और इतना टाइम अब आपके पास बचा नहीं है। तो आप बिल्कुल इस बार मेहनत कीजिए और पहले मेंस में 99 क्या होता है, ऐसे बच्चों के लिए तो मैं बोलूँगा 99.9 प्लस ही स्कोर करें और अपने एडवांस की तैयारी में आप आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब हम कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे वो अपनी तैयारी जो चालू करें, इस बीच में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा, भाई आप में से कोई, हाँ बताइए सर, माइक लीजिए। सर मैं पर्सनली एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जैसा कि आपने बोला कि हमें
सेल्फ को कम से कम 10 घंटे देना चाहिए। बिल्कुल। एज अ ड्रॉपर हमको 10 घंटे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। सर हम 10 घंटे पढ़ते हैं लेकिन डे के एंड में हम उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे कि अगर सर मैथ्स का कोई चैप्टर कंप्लीट करवाया सर ने, हमें उसकी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट है। डिमोटिवेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है कि जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसकी आप तैयारी करने आए हैं ना, वहाँ पे 100% स्कोर बहुत कम बच्चे और कर ही नहीं पाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों का पहला फोकस होना चाहिए सीखने के ऊपर, ठीक है। और जब आप कोई चैप्टर को पहली बार पढ़ेंगे ना, तो अगर आप खुद देखिए, एक तो होता है आप गूगल से देख के सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 10 के 10 करने का कोई फायदा नहीं है उस उन क्वेश्चंस को, क्योंकि आप आज से 3 महीने बाद करेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो सवाल करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वापस से वही डाउट आ रहे होंगे। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट वाइज भी जाएं, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स का हो गया और मैथ्स का हो गया, अभी मैं मैथ्स की बात करता हूँ, अगर आप 10 में से 4 या 5 सवाल मेंस के लगा पा रहे हैं, अगर चैप्टर अभी ही पढ़ा है और अभी ही लगा पा रहे हैं, तो आप लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं। आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत कीजिएगा। 10 के 10 अगर कोई बच्चा अगर सवाल लगाता है, इसका मतलब या तो वो पहले से पढ़ा हुआ है या फिर अब वो टीचर बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग इतना डाउट मत कीजिए कि 10 में से हमसे 3 या 4 सवाल ही लग रहे हैं। ये क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर अभी थोड़े हुए हो ना, तो आपको ऑब्वियस सी बात है शुरू में उसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आप थोड़ा और फोकस कीजिए। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ा, या फिर मान लीजिए आप जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तो एपी में आपको पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, पर ये मैं आपको बोलूँगा, ये प्रॉब्लम आप नहीं, ये 99% 99 क्या, आजकल 99.5% बच्चा ये प्रॉब्लम फेस करता है कि हम पीवाईक्यू करने गए और 10 में से सिर्फ 5 ही लगे। पर 5 एक अच्छा नंबर है, और मैथ्स में अगर आप 50% स्कोर कर जा रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप टॉप 1 परसेंटाइल में आ चुके हो, अगर अच्छा पेपर मेंस का आया है तो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर सेल्फ डाउट करना चाहिए, और कॉन्फिडेंट रहा करो। और बाकी आपको हर चैप्टर की एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, ठीक। थैंक यू। और बताइए, और किसी का कोई? हाँ बताइए। सर जब हम नोट्स के बाद क्वेश्चन लगाने जाते हैं जैसे मेंस के पीवाईक्यूज, तो फिर कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं, तो क्या उस टाइम पीरियड के लिए उसको स्किप कर देना चाहिए या फिर उसको साथ के साथ क्लियर करना चाहिए? बिल्कुल। ये एक अच्छा डाउट है इनका कि मान लीजिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल नया सा आया है और इनको हमने आज तक नहीं देखा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप उसमें 4 या 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट में अगर वो आपसे क्लिक होता है तो ठीक है, आप सेकंड अटेम्प्ट दीजिए, पर 2 अटेम्प्ट के बाद नहीं हो पाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, वो फिर आपको क्या कर लेना चाहिए, अपने टीचर से डाउट पूछ लेना चाहिए। हाँ, वहीं आप 11th के होते तो मैं आपको बोलता आप 3 से 4 ट्राई दीजिए, कम से कम 4 ट्राई देते तो फिर ज़्यादा से, पर ड्रॉपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है, और पर देखिए 2 अटेम्प्ट कम से कम दीजिए, अगर 5-5 मिनट के 2 अटेम्प्ट भी देते हैं, एक सवाल अगर आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है तो, और अगर हो जाता है तो फिर मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है। तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स कम से कम 2 तो देने ही चाहिए आपको। सर जैसा कि आपने बोला कि नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करना चाहिए, बिल्कुल। नोट्स तो ठीक से पढ़ लेता हूँ पर क्वेश्चन करने जाता हूँ तो नींद आ जाती है। देखिए बिल्कुल, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स पसंद है आपको, कुछ भी पसंद है, जैसे मान लीजिए आप रील्स देखते हैं आप? यस सर, शॉर्ट्स देखता हूँ। क्या बात है, शॉर्ट्स देखते हैं तब भी नींद आती है आपको? नो सर। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप है ना पढ़ाई को एक काम की तरह लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई पढ़ना हमारे लिए एक काम है। जिस दिन आप लोग पढ़ाई को एक बोझ या फिर काम की तरह नहीं समझेंगे ना, आपको कभी नींद नहीं आ सकती है। अच्छा, कभी देखिए बाई चांस लगातार 3-4 घंटे आपने पढ़ा और फिर आपको नींद आ रही है, वो ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसमें आप ब्रेक ले सकते हैं। पर जैसे ही आप सवाल लाने गए और आपको नींद आ रही है ना भाई, इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको डेवलप करना चाहिए। पढ़ाई को एक मतलब मुझे लगता है बोझ की तरह नहीं, और इंटरेस्ट की तरह देखिए। लाइफ में अभी ही सीख रहे हो ये सब चीज़ें, आगे जाके देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, खत्म।
अब लाइफ में दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये सोचिए ये आखिरी बार हमें पढ़ने को मिल रहा है, इसको हम जितना सीख सकते हैं सीख लेते हैं और इंटरेस्ट से सवाल लगाइए, तो कभी आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि रील्स देखने में जब नींद नहीं आ सकती तो सवाल लगाने में कैसे नींद आ सकती है। और जो अगर आपका मैथ्स सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हो ना भाई, तो गलत ट्रैक पे जा रहे हो। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, उसमें आप देखिए ये जो आप ट्रिक्स और शॉर्ट्स देखते हैं ना, ये आप खुद बना सकते हैं अगर आपने उस सब्जेक्ट के साथ टाइम व्यतीत किया है। हर चीज़ में आप अपनी खुद की ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। और नींद तो बिल्कुल नहीं आ सकती भाई, अगर नींद आ रही है मतलब आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सर इस टाइम पे हम स्पीड में फोकस करें या एक्यूरेसी में फोकस करें? बहुत ही बढ़िया। देखिए मैथ्स के अंदर स्पीड जरूरी है, पर स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, हमारे पास टाइम कम है और जल्दी जल्दी हमें सवाल लगाना है, पर इतना जल्दी लगा के भी कोई फायदा नहीं है कि वो सवाल ही गलत हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूँ, आपके पास पेपर में मान लीजिए 70 या 75 मिनट है, ठीक है, 70 से 75 मिनट है और इसमें आपको 25 सवाल लगाने, तो अंदाजन एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको 2.5 मिनट्स के आसपास मान लीजिए, है ना। और प्लस जो एक्स्ट्रा टाइम है वो भरने के लिए या फिर अगले सवाल के ऊपर जाने में इतना टाइम लगेगा, तो 2.5 मिनट के आसपास मोटा मोटी आपके पास मिलता है। तो ये पर कब मिलता है? ये तब मिलता है जब आप पेपर देने जा रहे हो, मतलब वो चैप्टर पढ़ चुके हो। पर जब आप नए चैप्टर की तरफ जाते हो, जैसे मान लीजिए आपका अगला जो चैप्टर है, मान लीजिए वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। अब आपने कभी जीपी नहीं पढ़ा हुआ है, तो जीपी जब पढ़ने जाओगे और उसका सवाल लगाओगे तो 2 से 3 मिनट में नहीं लगेगा, क्योंकि शुरू में 5 मिनट भी लगेगा, तो शुरू में आप दे सकते हैं टाइम, पर बाद में आपका फोकस होना चाहिए कि 2 से 3 मिनट में मेरा सवाल सही लग जाए। तो स्पीड जरूरी है, पर उसके लिए एक्यूरेसी जो है आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करिए, पर इतनी ज़्यादा इंक्रीज मत कर दीजिए कि आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक सॉल्यूशन। सर और कितनी बार रिवाइज करें सिलेबस इन 6 महीने में? सिलेबस रिवाइज करने का तो मैं ये बोलूँगा भाई, जितनी बार आप कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए, पर रिवीजन का मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ना नहीं होता है, नोट्स के सवाल लगाना होता है। तो अगर आप जितनी बार लगा पा रहे हैं, वैसे अगर आप ड्रॉपर हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल 1 से 2 बार ही होता है कि आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकें, पर 1 से ज़्यादा बार, 2 से ज़्यादा बार आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, और अगर आप करने जाओगे तो आपका पूरा नया होमवर्क जो है वो छूट जाएगा। तो कम से कम 1-2 बार तो कोशिश करिए कि वो आप अच्छे से खुद से सॉल्व कर दें नोट्स को, ठीक है। बताइए। सर जैसे 7 घंटे तक की हमारी क्लासेस होती है, उसके बाद आते हैं, बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालते हैं, जैसे पेरेंट्स से बात करना, खाना वगैरह, उस सब के चक्कर में टाइम थोड़ा कम बचता है। और सेल्फ स्टडी के लिए सब्जेक्ट 3 होते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उतनी इफेक्टिवनेस से एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अगर एक सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, 5 अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए? देखिए भाई, टाइम मैनेजमेंट अगर मैं आपसे बोलूं तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए आपका जो लाइफ है अभी अगले 1 साल पूरा अलाइन होना चाहिए आपकी जेई के लिए। मतलब अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो वो जेई के लिए होना चाहिए कि भाई हम ऐसा खाना नहीं खा लें कि हमें बहुत नींद आ रही है, ठीक है। सिस्टम बनाएंगे कि भाई आप 1-1 घंटे या 2-2 घंटे के 3 स्लॉट ले लीजिए, 2-2 घंटे के 3 से 4 स्लॉट ले लीजिए, ठीक है। इस स्लॉट में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लिया, और एक स्लॉट में आप अगर मान लीजिए आपका टेस्ट आ रहा है तो उसके रिवीजन के लिए टाइम रखिए या पुराना बैकलॉग कवर करने के लिए टाइम रखिए। आप ड्रॉपर हैं और ऑब्वियस सी बात है बैकलॉग बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप बिना बैकलॉग बनाए ड्रॉपर में, क्योंकि देखिए चैप्टर्स इतने जल्दी जल्दी चलते जाएंगे कि आपका बैकलॉग बनता ही जाएगा। तो आपका एक स्लॉट ये होना चाहिए। देखिए पर ये स्लॉट इस तरीके से होने चाहिए कि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमने ज़बरदस्ती ऐसे स्लॉट बना दिए 3-3 घंटे के, 3-3 घंटे के 4 स्लॉट बना दिए और 5 घंटे 6 घंटे सो रहे हैं। भाई देखिए पढ़ाई ज़रूरी है, पर वो इफ़ेक्टिव पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 12 घंटे या 10 घंटे सेल्फ स्टडी दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। ये 10 की जगह अगर 7 भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है,
पर वो 100% एफिशिएंसी के साथ होने चाहिए। 10 घंटे से बढ़िया 7 घंटे हैं, अगर ये 10 घंटे में 50% एफिशिएंसी है, आधे टाइम आपके मन में कोई और आ रहा है और 7 घंटे में आप 80-90% एफिशिएंट है, तो 7 घंटे की स्टडी ज़्यादा अच्छी है। तो आपका जो अलाइनमेंट है वो सिर्फ जेई के लिए होना चाहिए। आप घर वालों से बात कर रहे हैं, चाहे वो अपने वाले या चाहे किसी और के घर वाले, बात उतनी ही कीजिए जितनी जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्यों? क्योंकि आप 4 लोगों से 4 बातें करेंगे, वो कुछ बोलेंगे, फिर आपके मन में वो सब बातें चलेंगी। इससे ज़्यादा बढ़िया है सिर्फ अपने घर वालों से बात करें और उतनी ही बात करें जितनी जरूरी है। ठीक है, 1 साल की बात है, कॉलेज में जाने के बाद तो आप चाहें उससे बात कीजिए अच्छे से। सर मेरा एक और डाउट था, जैसे अगर क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होते हैं और नहीं होते तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, डीमोटिवेशन होती है, और इतने सारे बच्चे हैं आसपास में जो मेरे से ऊपर लेवल के भी है काफ़ी, बिल्कुल। तो डर बहुत लगता है। तो देखिए भाई, ये तो आपके साथ होगा ही, और अच्छे लेवल के जब आप सवाल कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होंगे। ठीक है, और आप तो स्टूडेंट हैं, अगर आप लोगों से नहीं हो रहे तो आपको क्या टेंशन है? आप सोचिए टीचर का दिन खराब है और वो 4 सवाल करने के बाद चारों नहीं हुए, है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि टीचर डीमोटिवेट होकर पढ़ाना छोड़ दे। तो आप लोगों को भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना? और दूसरी बात, आप अपने आसपास के बच्चों को तो देखो ही मत। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है आपका कंपटीशन उन 8-10 लाख बच्चों से है जो जेई का पेपर दे रहे हैं, और रियल अगर कंपटीशन बोलो तो वो 2-2.5 लाख बच्चे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को देख के तो आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों से तो आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, क्योंकि आपसे नहीं हो रहा है, आपके पास वाले से भी हो सकता है कि वो 4 सवाल नहीं हो रहे हो, तो उनसे मोटिवेट हो जी, है ना? अगर आपसे कभी ना हो कोई बात नहीं, आप ऐसे बच्चे को पकड़ लो जिसको आप जानते हो कि नहीं आएगा इसको, उसको भी दे दो वो सवाल, और नहीं होगा तो दोनों मोटिवेट हो जाना। ये सब डीमोटिवेट होने के लिए नहीं, मजाक एक तरफ है, पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर कभी 4-5 सवाल लाइन से नहीं बन रहे, ठीक है, ये होगा, बहुत बार होगा। मान लीजिए आज डीपीपी करने गए, उसमें 10 सवाल थे, उसमें से एक ही बना। भाई हो सकता है आपका उस समय पे माइंड इतना चल ही नहीं रहा हो, या फिर उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो। ये तो चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब हुआ है। सोचो आप पेपर देने गए और वहां पे ऐसा हो जाए, और हो सकता है, ये आप इंसान है, मशीन नहीं है ना? हो सकता है। आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और उस वक्त पे अगर मान लीजिए मैथ्स में ऐसा काम हो रहा है तो आपको फिजिक्स पे स्विच कर लेना चाहिए तुरंत, या फिर केमिस्ट्री पे कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो मान लेना वो एक्सेप्शन। चलिए और बताइए, और किसी का कोई डाउट? हाँ सर, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला कि जैसे 10 घंटे पढ़ने चाहिए, 8 घंटे पढ़ने चाहिए, पर ये आवर्स पे फोकस करना चाहिए या फिर टू डू लिस्ट पे? जैसे आज मैंने बनाया कि मेरे को फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फिर 10 घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं बिल्कुल। बस? अब इस पे मैं और थोड़ी बात करता हूँ। ठीक है, इनका एक ये है कि हमें टोटल नंबर ऑफ आवर्स पे ऊपर फोकस करना चाहिए, और उस आवर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या होना चाहिए। देखिए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने आज सोचा कि मुझे फिजिक्स में ग्रेविटेशन कंप्लीट करना है, और हो सकता है आज होमवर्क भी आपका ज़्यादा हो, ठीक है, पर सिर्फ फिजिक्स पढ़ोगे तो उस दिन का मैथ्स और केमिस्ट्री का होमवर्क आपका छूट जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त पे, आपको पहले तीनों के होमवर्क कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज मैथ्स का होमवर्क कम है, तो शुरू में मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करिए, केमिस्ट्री का करिए, और फिजिक्स का होमवर्क ज़्यादा है, फिर बाकी का बचा हुआ जितना एक्स्ट्रा टाइम है वो सारा फिजिक्स को दे दीजिए। आपने देखा होगा मैंने आपके लिए 4 स्लॉट बनाए, तो जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री कर लिया और फिजिक्स का होमवर्क ज़्यादा है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्लॉट है आज ये आप फिजिक्स को दे दीजिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपका फिजिक्स का होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, और ऊपर से आपका मैथ्स और केमिस्ट्री का होमवर्क छूटेगा भी नहीं। अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आज मैं मैथ्स को छोड़ के पूरा फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, तो मैथ्स का होमवर्क का बैकलॉग होने लगेगा, और एक बार होमवर्क का बैकलॉग हुआ फिर तो वो कंप्लीट नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से जिसका होमवर्क ज़्यादा है वो आप, जिसका होमवर्क कम है उसको शुरू में ले लीजिए और जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी बचे हुए टाइम पे जितना एक्स्ट्रा टाइम है वो आप उसको दे दीजिए। दूसरा, कई बार ये होता है कि आज मन है भी नहीं, है ना, हमने 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी, 7 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लिए, पर होमवर्क बच गया है, अब क्या करें? तो देखिए उसमें तो आपको मैं यही बोलूँगा कि एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और फिर पढ़ने बैठ जाइए, या फिर नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं पर इसका एफिशिएंसी नहीं निकल रहा है, तो ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वो पढ़ के कोई फ़ायदा, देखिए आपको किसी को बताना नहीं है। एक चीज़ मुझे बताइए, क्या जेई वाले आपको इस बिहाफ पे एडमिशन देंगे कि आपने रोज़ कितने घंटे पढ़ाई करी है? नहीं, वो किसके बिहाफ पे देंगे कि आप कितना दिमाग चला पा रहे हैं।
तो ये जो भी काम आप कर रहे हैं सिर्फ अपना दिमाग चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर ऑफ आवर पे इतना ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम उसको लेके टेंशन में आ रहे हैं कि 10 घंटे मुझे रोज़ पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो रोज़ 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पर उनका एफिशिएंसी लेवल बहुत कम है और उसकी वजह से उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नंबर ऑफ आवर से ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है? नंबर ऑफ अगर आर आपके 8 घंटे भी हैं, 7 घंटे भी हैं, मैं तो बोल रहा हूँ 6 घंटे भी हैं, पर अगर वो 90% एफिशिएंट है ना भाई, ये बहुत लाख गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप 9 घंटे पढ़ रहे हो। 9 घंटे पढ़कर अगर 50% एफिशिएंसी है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है इससे बहुत कम है, ठीक है? तो दिमाग चलाने पे अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी एज कंपैरिजन टू ज़्यादा घंटे। देखिए इससे आप अपने टाइम खराब कर रहे हैं, ऊपर से मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे इससे। तो आपको क्या लग रहा है 12 घंटे पढ़ के क्या 300 नंबर आ जाएंगे? नहीं, 300 नंबर तभी आएंगे, 250 नंबर तभी आएंगे जिस दिन आप उस सब्जेक्ट को समझेंगे, और सब्जेक्ट को समझने के लिए माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सेल्फ स्टडी के टाइम इंक्रीज करने हैं आपको, पर वो एफिशिएंटली इंक्रीज करने हैं, मजबूरी में नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं आप? मजबूरी में पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको नींद आएगी, और नींद आएगी तो वो टाइम पढ़ने का नहीं हो पाएगा, ठीक है? चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, बताइए। सर जैसे एक बच्चा अगर फर्स्ट लेवल पे ही है और उसको अभी सिलेबस भी बहुत सारा बचा है, तो अभी सिलेबस ख़त्म करे या फिर अपनी एफिशिएंसी पे फोकस करे कि हमें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म होने से रहा। क्या बात है, दिल की बात बोल दी आपने अपने, और अपने भी बोली और 80-90% बच्चों के दिल की बात भी बोली। देखिए जो जेईई की प्रिपरेशन करने आते हैं, देखिए सपने बहुत बड़े होते हैं, पर ऑब्वियस सी बात है सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और नहीं कर पाते इतने बच्चे। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों को एक चीज़ों पे मतलब देखिए एक तो अपने सोसाइटी से डरिए मत, ठीक है? सोसाइटी क्या है कि आपको डराएगी। आपने 12th में मान लीजिए जेईई नहीं हुआ तो लोग बहुत टेंशन में डालेंगे। आप लोगों को फोकस होना चाहिए मेरे लिए बेस्ट क्या है। अब किसी का परसेंटाइल मानो मेंस में आया 60 या 70 परसेंटाइल आया और उसको कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसके कारण उसने ड्रॉप लिया, ठीक है? प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना 60 परसेंटाइल आया और वो बोले कि अब मैं इस साल तो आईआईटी बॉम्बे सीएस में ही जाऊंगा, टॉप 100 में लेकर आऊंगा, भाई प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो टॉप 100 वाले हैं ना वो 6 क्लास से अपनी तैयारी, 7th क्लास से, 8th क्लास से अपनी तैयारी, 9th क्लास तक तो उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्या होगा? आप लोगों के लिए बेस्ट ये होगा कि आप अपने लेवल को पहचानें और उसके हिसाब से तैयारी शुरू करें। मतलब अगर मान लीजिए आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और 6 महीने बचे हुए हैं, तो आपका फोकस मेंस का पहला अटेम्प्ट होना चाहिए और उसमें आपका क्या फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच सिक्योर कर लूँ, बस ये फोकस होना चाहिए। आपको इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए कि मैं करूँगा तो जेईई एडवांस ही करूँगा, अगर मैं जेईई मेंस करूँगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर आप एडवांस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और आप ड्रॉप ईयर में, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कि मान लीजिए एडवांस में बाई चांस नहीं हुआ और मेंस पे तो आपने फोकस किया ही नहीं था, तो हुआ क्या, आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला है। और 80-90% बच्चों के साथ ये होता है। आप जो रैंक्स देखते हैं वो तो 2%, 3% बच्चों की है, बाकी बच्चे तो ये वाले ही हैं जो अपने मेंस को अपने बहुत अच्छे से देते हैं और एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच लेते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर इस लेवल 1 पे हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने सिर्फ एनसीईआरटी के, लेवल 2 जहाँ पे आपने 11-12 पे इतना फोकस नहीं किया है, तो आपका फोकस होना चाहिए जेईई मेंस का पहला और दूसरा अटेम्प्ट, जहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आ जाऊँ। 99 प्लस लाना भी एक एवरेज बच्चे के लिए इतना आसान नहीं है। बोलते सब हैं कि भाई कितना आसान है, ये है वो है, नहीं ला पा रहे ना भाई। कितने से बच्चे ला पा रहे हैं? तो नहीं ला पा रहे। और मार्क्स देखिए आप कितने कम मार्क्स पे आ जा रही है। कोई पेपर अच्छा है तो 160-170 पे भी 99 आ जाती है ना। और कई किसी में तो मैथ्स में तो आप 40 मार्क्स लेकर आ जाइए अच्छे पेपर में, इजीली आ जाती है। मतलब 10 चैप्टर ही तो पढ़ने हैं आपको। तो मेरे हिसाब से अच्छा, एक और सवाल था इनका कि हमें सिलेबस बहुत जल्दी चल रहा है तो क्या हमें उसके पीछे भागना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए आइडेंटिफाई चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें जो स्कोरिंग है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर का नाम मैं बताता हूँ लॉगरिथम,
अब लॉगरिथम एक आसान चैप्टर है और इससे सवाल मेंस में एक आता है। अब आप उसको जल्दबाजी में कर लेते हैं और उसके ऊपर कंसेप्ट बिल्ट ही नहीं करते, सिर्फ सवाल करने और हो भी नहीं रहे, और अपने 6 दिन ऐसे निकाल देते हैं, 5 दिन। तो फिर ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप सिर्फ सिलेबस ही निपटाते रह जाएंगे, पर सिलेबस निपटाने से आपका मेंस में सिलेक्शन या एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा। एडवांस और मेंस में सिलेक्शन तभी होगा जब उस चैप्टर में आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और वहां पे जाके आप सवाल कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सिलेबस चलता जा रहा है, जो चलेगा ड्रॉपर में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए उन चैप्टर्स को। मैक्स में अगर 12 या 13 चैप्टर पहले अटेम्प्ट में, मैं दूसरे अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में आपने आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे से टारगेट कर दिया ना, तो 12 चैप्टर का मतलब 48 नंबर होते हैं, और 2 या 3 तो आसान चैप्टर्स होंगे, जो ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मुश्किल है पर आपने तैयारी करी है, तो 60 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, और 60 नंबर मेंस में नहीं ला पा रहा है बच्चा, नहीं ला पा रहा है, 1% बच्चा भी नहीं ला पा रहा है। तो ये आप 100% जाने की बजाय आप टारगेट कीजिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। हाँ, पर अगर आप 98 परसेंटाइल ला के बैठे हैं, और अब आपको मैं नहीं बोलूँगा, फिर तो आप पूरा आपका फोकस एडवांस के ऊपर लगा दीजिए, और जेई के लिए जो बेस्ट हो सकता है, आईआईटी जेई के लिए जो बेस्ट हो सकता है, आप उसके लिए ये है। तो ज़्यादा सिलेबस के पीछे भागने के बजाय भागिए चैप्टर्स के पीछे, और उन चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करिए। अगर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ लेक्चर्स ही देख देख के आगे निकलते जाएंगे ना, तो फिर लास्ट में वन शॉट देखिएगा, और फिर पेपर में जाके सवाल सिर्फ टीचर से ही सॉल्व होगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सवाल वो ही कर पाएगा जिसने प्रैक्टिस करी है, और वन शॉट में टीचर ने प्रैक्टिस करी है, आप तो वजह से देख रहे थे वो। तो इसलिए फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने पे, और अच्छे से लगाने पे। ऐसा नहीं हो कि 100 सवाल लगाए पर एक जैसे लगा लिए, 100 के 100 लग गए और खुश हो गए, बोल दिया आ गया मुझे क्वाड्रेटिक। नहीं, ऐसे क्वाड्रेटिक करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। ऑल द बेस्ट।